नमस्कार, 4 के बाद में मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली में अधिकारों की जंग के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दरअसल केंद्र सरकार एक अध्यादेश से पूरी तस्वीर पलट चुकी है और अधिकार एक बार फिर से एलजी के पास वापस आ चुका है। इसे लेकर आप सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगली खबर बताएंगे साक्षी। बिल्कुल, नमस्कार, 4 के बाद में स्वागत है। दूसरी बड़ी खबर रहेगी बागेश्वर सरकार से जुड़ी, क्योंकि बागेश्वर सरकार का बिहार के बाद अब भोपाल में भी विरोध होना शुरू हो गया है वंशी क्षत्रिय वर्ग के कलचुरी समाज ने बाबा का विरोध शुरू कर दिया। दरअसल 20 मई यानी कि आज से 22 मई तक सागर जिले में बाबा की कथा होनी है। इससे पहले कलचुरी समाज के लोगों ने बागेश्वर सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान सहस्त्र बाहु पर विवादित टिप्पणी करके उनका अपमान किया है। हालांकि बाबा आरोपों से इंकार कर रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले रुक करते तीसरी बड़ी खबर का मेरी सहयोगी महिमा का बता। देखिए, 4 के बारे में तीसरी बड़ी खबर आपको बताऊंगी, जो कि यूपी से जुड़ी यानी कि अतीक अहमद से जुड़ी हुई है। अतीक अहमद की फरार बेगम शाइस्ता परवीन को पुलिस अब तक पकड़ नहीं पाई। ऐसे में खबर है कि कभी दुश्मन रही शाइस्ता और अतीक की प्रेमिका शबाना के बीच दोस्ती हो गई है। शबाना ही शाइस्ता की मददगार है और वही उसे बचा रही है। इस प्लान में शबाना का बेटा आरिफ भी शामिल है। तो दूसरी ओर न्यायिक आयोग की टीम भी अतीक और अशरफ मर्डर केस में लगातार पैरामेडिकल स्टाफ और मेडिकल टीम से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बताएंगे। बिल्कुल, चौथी बड़ी खबर में बात होगी आरबीआई के बड़े ऐलान की। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट के चलन से बाहर करने वाली शुक्रवार को घोषणा कर दी है। हालांकि इस मूल्य के नोट बैंकों में जाकर 30 सितंबर तक बदले जा सकेंगे या जमा कराए जा सकेंगे। आरबीआई ने शाम को जारी एक बयान में कहा है कि अभी चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोट वैलिड रहेंगे। इस पर भी विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन पहली बड़ी खबर बताएंगी पूजा। देखिए बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त जो दिल्ली में खींचतान चल रही है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। उपराज्यपाल अरविंद केजरीवाल के बीच में चल रही ये लड़ाई एक बार फिर से और बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल 11 मई को दिल्ली सरकार की याचिका पर 5 जजों की बेंच ने यह कहा था कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। यही 7 दिन के बाद 19 मई को केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम किया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। रिकॉर्ड देखिए। ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद, दिल्ली वर्सेस केंद्र सरकार। केंद्र की अध्यादेश ढाल, चिल्लाते रह गए केजरीवाल। दिल्ली के अधिकार एलजी के पास बरकरार। अधिकारों की लड़ाई, केंद्र अध्यादेश लेकर आई। दिल्ली के अधिकारों की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भले ही केजरीवाल के पक्ष में दिया हो, लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पार। केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और दिल्ली के अधिकार एक बार फिर उपराज्यपाल के हाथ में आ गए। मसलन अध्यादेश के जरिए केंद्र ने ट्रांसफर और पोस्टिंग के अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए हैं। अब आपको बताते हैं कि अध्यादेश में है क्या। अध्यादेश में लिखा है कि राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन होगा। प्राधिकरण में सीएम, मुख्य सचिव, गृह सचिव शामिल होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी काम करेगी। 3 सदस्यीय कमेटी बहुमत से ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री अकेले ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला नहीं कर सकेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग में आखिरी फैसला उपराज्यपाल लेंगे। कहा जा रहा है कि केंद्र का ये कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को मिले अधिकारों में कटौती की तरह है। अब तक मुख्य सचिव और गृह सचिव केंद्र सरकार के जरिए नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि इस तरह अथॉरिटी में मुख्यमंत्री अल्पमत में होगा। इस तरह ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास होगा। वहीं इस मामले पर एक बार फिर सियासी पारा हाई हो गया है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कई कॉम्प्लेन आए हैं मेरे पास, वो रिकॉर्ड पर भी है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है और दिल्ली के भी हित में है और भारत के भी हित में है। इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं कि उनका एक ही मकसद है, कुछ भी हो जाए इस सरकार को चलने नहीं देना है। कुछ भी हो जाए,
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की 2 करोड़ जनता के हितों में काम नहीं करने देना है। कुछ भी हो जाए, दिल्ली के बच्चों की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनना चाहिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए, बिजली फ्री नहीं मिलनी चाहिए, शिक्षा मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, इलाज मुफ्त नहीं मिलना चाहिए, घर घर राशन नहीं पहुंचना चाहिए। कुछ भी हो जाए। वहीं आरोप प्रत्यारोप के बीच अब दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर क्या फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात बागेश्वर धाम वाले बाबा की, क्योंकि बागेश्वर धाम के महंत आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब मध्य प्रदेश में विरोध होना उनका शुरू हो गया है। दरअसल भोपाल में कलचुरी समाज के लोगों ने बाबा के विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं। समाज के लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सहस्त्रबाहु भगवान को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, विवाद इसको लेकर खड़ा हो गया है। इसे लेकर अब उनका विरोध हो रहा है। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने अपमान नहीं किया है और वो ऐसा करने के बारे में सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट और समझिए पूरा मामला। बागेश्वर सरकार का भोपाल में विरोध, सहस्त्रबाहु के अपमान का लगा आरोप। भोपाल में बाबा के विरोध में पोस्टर। 20 से 22 मई तक सागर जिले में है कथा। बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बिहार में गर्दा गर्दा तो कर दिया, लेकिन अब वो अपने घर में ही घिर गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में बाबा बागेश्वर के विरोध में पोस्टर लग गए हैं। बाबा से माफी की मांग हो रही है। बाबा पर आरोप है कि उन्होंने सहस्त्रबाहु का अपमान किया है। इसके विरोध में है वंश के क्षत्रिय समाज ने बाबा के विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं। तो बाबा बागेश्वर का विरोध पहली दफा मध्य प्रदेश में पोस्टरों के जरिए देखने को मिल रहा है। आपने पटना में देखा था कि कालिक पोती गई थी, कुछ नारे लिखे गए थे, लेकिन यहाँ बाकायदा कलचुरी समाज की तरफ से बाबा का विरोध किया जा रहा है। भगवान सहस्त्रबाहु पर अभद्र टिप्पणी करने के कारण हेट स्पीच के अंतर्गत धीरेन्द्र शास्त्री पर एफआईआर की जाए, इस तरह की मांग। धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगो, धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद के ये नारे और समस्त है ये वंशी क्षत्रिय समाज भोपाल की तरफ से मांग की गई है। और भोपाल के कई चौराहों पर आप देख सकते हैं इस तरह के ये पोस्टर लगे हुए हैं, सामने भी पोस्टर लगे हुए हैं। अलग अलग चौराहों पर बाबा बागेश्वर के खिलाफ, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ये पोस्टर लगे हैं और भगवान सहस्त्रबाहु पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी, हालांकि बाबा बागेश्वर ने यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी भी मांग ली थी। कलचुरी समाज के लोगों ने भोपाल के चौक चौराहों पर बाबा के विरोध में पोस्टर लगा दिए हैं। बाबा आप हाथ जोड़ के माफी मांग लो। इन्होंने माफी नहीं मांगी, उसके खिलाफ हम एफआईआर की मांग को लेकर इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाबा ने 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी तो इनके खिलाफ पूरे प्रदेश और देश भर में आंदोलन किया जाएगा, पुतले जलाए जाएंगे और इनके खिलाफ हमने इनको कोर्ट से नोटिस भेजा है और माननीय न्यायालय में हम इनका केस रजिस्टर कराएंगे, एफआईआर करेंगे, बाबा को जेल भिजवाएंगे। बाबा से इतना अनुरोध है कि अगर 24 घंटे में महेश्वर जाके, महेशमती नगर जाके भगवान सहस्त्रबाहु के मंदिर में जाके माफी मांग लेते हैं। चलिए इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बता दें, किशनपोल इलाके में पोस्टर लगे हैं। हिंदू परिवारों के घर के बाहर ये पोस्टर लग गए। पोस्टर पे हिंदू परिवार कर रहे पलायन की बात। आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्षद पर धमकी देने का आरोप लगा है। समुदाय विशेष के आतंक से पलायन करने को मजबूर यहाँ पर लोग, और ये बात रामलाल शर्मा की तरफ से कही गई। बड़ी खबर आपको बता रहे जहाँ पर कांग्रेस पार्षद पर धमकी देने का बड़ा आरोप लग रहा है। इसी कड़ी में अब यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। रामलाल शर्मा का कहना है कि समुदाय विशेष के आतंक से पलायन करने को मजबूर है। जयपुर किशनपोल इलाके में पोस्टर्स लगे हैं जहां पर हिंदू परिवारों के घर के बाहर पोस्टर्स यहां पर लगे और पोस्टर पे हिंदू परिवार पलायन की बात करते हुए पलक नजर आए। बिल्कुल बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक और प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस के एक विशेष समुदाय के पार्षद के आतंक से हिंदू परिवार पलायन करने को मजबूर है। समुदाय विशेष के पार्षद के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है। लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज करवाने कांग्रेसी पार्षद धमकी दे रहा है, जिसके चलते हिंदू परिवार अपने घरों के बाहर ये पोस्टर लगाए, पंपलेट्स लगाए गए हैं। राजस्थान की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करे। जो हिंदू पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार उन्हें रोकने का काम करे। तो देखिए ये पंपलेट्स, ये पोस्टर को भी आपको हम दिखा रहे हैं। किशनपोल इलाके में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं।
तो लगातार तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर फिलहाल जहां पर आपको सामने नजर आएगा। स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर लिखा है। किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है और जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद है फरीद कुरैशी नाम बताया जा रहा है। रामलाल शर्मा बीजेपी विधायक हमारे साथ में इस वक्त है। रामलाल शर्मा जी, ये क्या चल रहा है? किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी क्यों? ऐसे पोस्टर्स क्यों लग रहे हैं? देखिए, ये तो किसी ने हिम्मत करके ये पोस्टर लगाए हैं। ये राजस्थान के संपूर्ण ज्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहाँ की स्थिति इसी प्रकार की बनी हुई है। लोगों को परेशान करके उनको पलायन करके मजबूर करना, उनकी बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ करना, उनके मकान पर पत्थर फेंकना, ये आतंक है। और ये कांग्रेस सरकार मनोबल को बढ़ाने का काम करे। बीजेपी मांग करती है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। इस प्रकार का जो भी शामिल है उसके ऊपर अंकुश लगाने का काम। अच्छा, आपका कहना ये है कि यहाँ पर विषय कुछ और है, तो ये जो फारिद कुरैशी का नाम आ रहा है, ये सब क्या? जिम्मेदार कांग्रेस पार्षद फारिद कुरैशी क्यों, कैसे? देखिए, वहाँ पर कांग्रेस का पार्षद है, वहाँ के विधायक भी कांग्रेस के ही हैं, सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है। जो पीड़ित पक्ष है वो शिकायत लेके जाते हैं तो उनकी शिकायतों को कोई सुनने वाला नहीं है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरीके से उनका मनोबल बढ़ता है। और जो लोग परेशान करते हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग ऐसा? ये कांग्रेस, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन काल में वहां के पार्षद ऐसा क्या किया जा रहा है, जरा वो भी बताइए। ये जो पार्षद है वो भी तो कांग्रेस का ही है ना। उनके मकान के बाहर निकलते हुए उनके ऊपर, महिलाओं के ऊपर आपत्तिजनक टीका टिप्पणी करना, अच्छा, उनके मकानों के बाहर गंदगी फैलाना, अपने भोजन के अवशिष्टों को उनके मकानों के बाहर फेंकना और उनको इतना मजबूर करना कि वो यहाँ से मकान को औने पौने दामों के अंदर बेच के चले जाएं। इस तरीके के कृत्यों के अंदर ये लोग शामिल है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि पीड़ित पक्ष की सुनवाई हो और आखिरकार एक जांच बिठाई जाए कि आखिरकार लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। आप लोगों की अगली रणनीति क्या होगी? आप मजबूत विपक्ष वहां पर हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे या इस पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे? निश्चित रूप से पार्टी भी अपने वरिष्ठ नेताओं का एक डेलीगेशन भेजेगी, वास्तविकता से अवगत करेगी कि आखिरकार कारण क्या है। प्रशासन के सामने वो सारे तथ्य भी रखने का काम करेगी। आवश्यकता पड़ी तो इसको हम आंदोलन का रूप भी देने का काम करेंगे। तो वहां की पुलिस सुन क्यों नहीं रही है? बड़ी बात यह है कि पुलिस तो किसी की नौकर नहीं होती, वो तो जनता की नौकर होती है ना, जनता की सेवक होती है। तो फिर पुलिस इन लोगों की बात सुनने को तैयार क्यों नहीं है? और नहीं सुन रही है तो फिर ऐसे में तो पुलिस के खिलाफ भी एक्शन, कोर्ट का दरवाजा भी है। देखिए, वहाँ की जो भी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग राजनीतिक अनुशंसाओं के आधार के ऊपर होती है और राजनीतिक अनुशंसाओं के ऊपर जब पोस्टिंग होगी तो वो राजनीतिक व्यक्ति के ही ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करेंगे बजाय उन लोगों के। तो आप ये कह रहे हैं कि फरीद कुरैशी का संरक्षण है, पुलिस भी उनको संरक्षण दे रही है, और बिकॉज ऑफ कांग्रेस पार्टी? देखिए, जिस तरीके से पोस्टर लगे हैं, पोस्टरों के ऊपर नाम भी बाकायदा पार्षद का लिखा गया है, ये इस बात को इंगित करता है कि ये कांग्रेस का पार्षद है, कांग्रेस की सरकार है। जो भी शिकायत करता है, शिकायत के बावजूद भी उसकी शिकायत नहीं होती है। तो आवश्यकता इस बात की है कि सरकार। रामलाल शर्मा जी, अभी तक आपने इस मुद्दे को किसके सामने उठाया और उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? आप तक आवाज पहुंच पा रही रामलाल जी? हाँ जी। आपने अभी तक इस मुद्दे को किसके सामने उठाया और उनकी तरफ से क्या मुद्दा आश्वासन? हमारे संज्ञान में आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके आगे की रणनीति क्या होगी वो तय करेंगे और प्रशासन के सामने भी वो तमाम तथ्य हम रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, लगातार आपको फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। किशनपोल इलाके में यहाँ पर पोस्टर्स लगे हैं और यहाँ पर आरोप कांग्रेस पार्षद पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आप जानकारी आपको दे दें कि यहाँ पर बड़ा आरोप रामलाल शर्मा लगाते हुए नजर आए, जिनकी तरफ से कहा गया कि संरक्षण लगातार उनको पुलिस का भी मिल रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ कदम फिलहाल तो यहाँ पर नहीं उठाया जा रहा। अब देखना काफी महत्वपूर्ण कि आगे इसको लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है। लेकिन फिलहाल आप उस पोस्टर की तस्वीर देखिए। बार24 इस वक्त आपको वो पोस्टर्स दिखाए जो कि हिंदू परिवारों के घर के बाहर लगा है और इसी को लेकर लगातार आरोप अब कांग्रेस पार्टी पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपको साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आएगा, किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन लगातार जारी और जिम्मेदार देखिए कांग्रेस पार्षद को यहाँ पर बताया गया फरीद कुरैशी नाम है और स्थानीय निवासियों की तरफ से ये पोस्टर्स यहाँ पर घर घर में लगाए गए हैं, एक घर में नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर। और पोस्टर में हिंदू परिवार पलायन की बात करते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्षद पर धमकी देने का आरोप यहाँ पर लगातार लग रहा है और समुदाय विशेष के आतंक से पलायन करने को मजबूर ये बीजेपी विधायक एवं प्रवक्ता उनकी तरफ से कहा गया। अभी खुद बार24 से उन्होंने खास बातचीत की और उसमें आपने सुना उनकी तरफ से आरोप कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्षद और साथ ही साथ पुलिस पर भी लगाए जा रहे। पूजा,
देखिए, बिल्कुल बड़ी बात यह है कि जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्या किया जाता है, उन्होंने बताया कि हम तक ये बात पहुंची है कि वहां पर जब हिंदू परिवार की बहू बेटियां गुजरती हैं तो उन पर फब्तियां कसी जाती हैं, उनके खिलाफ में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और जब वो इन्हीं मामलों को लेकर पुलिस के पास पहुंचती हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं करता। इस पर वहां के ये जो विधायक है रामलाल, वो ये कहते नजर आते हैं कि पुलिस भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, और यही वजह है कि जो वहां के हिंदू लोग हैं वो खासतौर पर पलायन को मजबूर हैं। और बड़ी बात यह है कि वहां के कांग्रेस जो पार्षद है उसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, फरीद कुरैशी को इस पर जिम्मेदार ठहराते हुए बाकायदा पोस्टर लगाए गए, और किशनपोल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है। ये देखिए, स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर, ये बाकायदा वहां पर कुछ इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो चस्पा किए जा रहे हैं, जिस पर बताया जा रहा है कि हिंदुओं को पलायन मजबूरन जबरन करना पड़ रहा है, और उसके पीछे की जो वजह है वो वहां के कांग्रेस पार्षद हैं, वहां पर रह रहे जो समुदाय विशेष के लोग हैं, उनके फप्तियां कसना, उनका व्यवहार है, जिस कारण से हिंदू समाज के लोग परेशान होकर वहां से अब अपना पलायन करने को मजबूर हैं। पुलिस उनकी बात सुनती नहीं है, और बीजेपी के विधायक जो हमारे साथ जुड़े रामलाल, उनकी तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले को लेकर अब वो आगे बढ़ेंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे और सरकार के समक्ष भी इस बात को रखेंगे, क्योंकि सरकार में आखिरकार इस तरह से अत्याचार हिंदू परिवारों पर क्यों किया जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, देखिए, ये तो तस्वीर साफ होगी जब पुलिस का पक्ष सामने आएगा, जब सरकार के कोई मंत्री विधायक जो कि यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर जवाब दे पाएंगे, तब जाकर तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार किन कारणों से ऐसा वहां पर चल रहा है, और पुलिस आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस के ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, उसको पुलिस को भी इस पर जवाब देना होगा। तो ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है, और ये तस्वीरें भी लगातार जयपुर की आप देख रहे हैं, जहां पर हिंदू परिवारों ने इस तरीके के पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ऐसे में बड़ा सवाल तो ये उठता है कि एक तरफ जहां पर हिंदुओं को ये कहा जाता है कि बहुत संख्या में मौजूद है और हिंदू राष्ट्र की यहां पर मांग उठाई जाती है, उस जगह पर ऐसी जब चीजें होती हैं तो ये काफी बड़े सवाल खड़े करती हैं। साथ साथ में सरकार की जिम्मेदारी भी यहाँ पर बढ़ जाती है कि किस तरीके से ऐसे पलायन, चाहे वो हिंदुओं के हो, चाहे वो मुस्लिमों के हो, चाहे वो किसी के भी पलायन हो, ये हर तरह से गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये जो पोस्टर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर किशनपाल क्षेत्र से हिंदुओं का पलायन जारी है, ऐसे पोस्टर लगे हुए नजर आए जयपुर के। ये पोस्टर फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए, इसी साल के अंत में चूंकि विधानसभा चुनाव भी, और इसी बाबत आप देखिए कि अब आने वाले समय में राजनीति और तेज होने वाली है, और हमने तस्वीरें भी देखी, कई बार आंदोलन देखे हैं, कई बार प्रदर्शन देखे हैं कि इस तरह के मामले अब लगातार बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब बैठे बिठाए मौका, जिस तरह के पोस्टर्स, और जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले सुना भी था रामलाल शर्मा जो कि विधायक, उनकी तरफ से कहा गया कि ये सब ज्यादती वहां पर हिंदू लोगों के साथ की जा रही है। तो इसीलिए इस लिहाज से आने वाले समय में इस तरह के मामले, या फिर यूं कहें कि राजनीति प्रदेश में और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब राज्य में चुनाव बहुत नजदीक और इसको लेकर सियासी सरगर्मी और बढ़ सकती है। लेकिन इसी बीच आप फिलहाल तस्वीरें देखिए, और तस्वीरों के साथ साथ आपको लगातार हम दिखा भी रहे हैं कि विशेष समुदाय के लोगों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, और कांग्रेस पार्षद पर बड़ा आरोप लग रहा है। साथ ही साथ आप देखिए फरीद कुरैशी पर बड़ा आरोप। अब पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा, या फिर आप देखना ये भी होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन इसी बीच अब वहां के लोग काफी परेशान हैं, ऐसा कहना है रामलाल शर्मा का, क्योंकि कुछ देर पहले भारत फोर्स उन्होंने खास बातचीत भी की, और इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से विस्तार से जानकारी दी गई है कि पूरा मसला आखिर है क्या। और इसी बीच एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया, वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा कि पुलिस प्रशासन पर भी वो बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आए, और इसीलिए अब देखिए मामला आने वाले समय में क्या तूल पकड़ता है, क्योंकि उनकी तरफ से आंदोलन व प्रदर्शन की बात भी कही गई है। तो देखिए, तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। बीते 82 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार है, और ऐसे में पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही है। इस बीच खबर आ रही है कि शाइस्ता और शबाना दोनों की अब दोस्ती हो गई है। दोनों में झगड़ा भी अतीक की वजह से हुआ था, और अतीक की वजह से दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। अब दोनों एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रही है। साथ ही शबाना का बेटा आरिफ शबाना और साथ ही साथ शाइस्ता दोनों को भारत से बाहर निकालने का प्लान भी बना रहा है। पूरा मामला, पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिन से फरार शाइस्ता, रोज बदलती है रास्ता। पुलिस के लिए नई पहेली, ज्योति सौतन वो अब सहेली। भूलकर पुरानी हर बात, शाइस्ता और शबाना साथ।
अतीक की बेगम और मशूका दोनों में शिकवा दूर हुआ। दुबई भागने का प्लान आरिफ कर रहा है इंतजाम। जिस शाइस्ता की तलाश में पुलिस और एसटीएफ के पांव दुखने लगे हैं, जिसको खोजते खोजते पुलिस प्रयागराज कौशाम्बी की एक एक गली गली एक एक गलियारे से वाकिफ हो गई है, वो शाइस्ता पुलिस के लिए सिरदर्द बनी है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, लुकआउट नोटिस जारी है, शौहर और देवर का मर्डर हो चुका है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। आखिर वो शाइस्ता पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? कौन है जो उसकी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है शबाना। वही शबाना जो अतीक की प्रेमिका थी, वही शबाना जो शाइस्ता की सौतन है। दरअसल अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता और शबाना ने अपनी दुश्मनी को भुला दिया और अतीक के बचे हुए अंपायर को बचाने के लिए हाथ मिला लिया। अतीक और शबाना का बेटा आरिफ दुबई में रहता है। अतीक ने उसे MBA करवाया और दुबई की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। इसी बात से अशरफ का साला सद्दाम भड़क गया था और उसने ही अशरफ को शबाना के बारे में बताया था। तो अब शबाना और शाइस्ता दोनों एक हो गई हैं। दोनों को भारत से दुबई लाने का इंतजाम शबाना का बेटा आरिफ कर रहा है, लेकिन लुकआउट नोटिस की वजह से दिक्कत हो सकती है, इसलिए दुबई कैसे लाया जाए, अभी इसका कोई प्लान बनता नजर नहीं आ रहा है। वहीं न्यायिक आयोग प्रयागराज में लगातार पैरामेडिकल स्टाफ और कॉल्विन अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ कर रहा है, ताकि अतीक और अशरफ की हत्या वाले दिन का राज सामने आ सके। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों की भी लिखित बयान दर्ज कराए गए हैं। न्यायिक आयोग ने पैरामेडिकल स्टाफ से सवाल पूछे हैं, अतीक और अशरफ क्यों तुरंत मारे गए? जब अस्पताल लाए गए तो सांसें चल रही थी क्या या नहीं? क्या दोनों का ECG किया गया? अगर किया गया तो किसने किया? अतीक और अशरफ दोनों में से पहले कौन मरा? अतीक और अशरफ की हत्या को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस और न्यायिक आयोग अब तक उस आदमी तक नहीं पहुंच सका है जिसे अतीक ने इशारा किया था। दरअसल मेडिकल के लिए जब अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया, तब अशरफ जीप से उतर चुका था, लेकिन अतीक का एक पैर जीप में ही था और दूसरा बाहर। अतीक ने करीब 4 सेकंड तक अपनी बाएं ओर देखा और फिर सिर हिलाकर किसी को इशारा किया और अपने पास बुलाया। वो शख्स कौन था जिसे अतीक ने बुलाया? ये अभी तक एक पहेली है। इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वहीं शाइस्ता और शबाना की गिरफ्तारी भी जरूरी है, क्योंकि दोनों मिलकर वकीलों की मदद से अतीक और अशरफ की संपत्ति को ठिकाने लगाने के काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नोटबंदी के 6.5 साल बाद आरबीआई ने 2000 की नोट पर चोट की है। आरबीआई ने 2000 की नोट को बंद करने का फैसला किया। बिल्कुल, हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि इससे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही आरबीआई ने नोट बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक का समय भी मुहैया कराया है। इकोनॉमिक एक्सपर्ट आरबीआई के इस कदम को सही भी ठहरा रहे। उनका मानना है कि काला धन के खिलाफ ये एक बड़ा फैसला साबित होगा। आरबीआई के इस फैसले से देश भर में हलचल मची हुई है। लोग इस पर मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ज्यादातर लोग मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। 2000 के नोट होल्ड, ब्लैक मनी कंट्रोल, मिनी नोटबंदी, 2000 के नोट की छुट्टी, 2000 के नोट की विदाई, मिनी नोटबंदी आई। देश में मिनी नोटबंदी लागू हो गई है। 30 सितंबर के बाद इतिहास बन जाएगा। 2000 का नोट, यानी कि देश में 2000 का नोट कभी नहीं चलेगा। आम लोग पास रखे 2000 के नोट 30 सितंबर तक किसी भी बैंक में जमा करा सकते हैं। 2000 के नोट के बंद होने के ऐलान के बाद देश भर से लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों ने आरबीआई का फैसले का स्वागत किया। ये नोट का बंद करने का काम बहुत सुंदर हुआ है। व्यापारी, छोटा व्यापारी भी जो है बहुत अच्छा काम हुआ है ये, क्योंकि जो है 2000 का नोट कस्टमर एक लाता था तो उसके सामने चेंज की बहुत बड़ी दिक्कत होती थी और इस नोट को बंद होना ही होना था। और ये 2000 का जो भी नोट है ये सब जो है या तो बड़े बड़े ठेकेदार के पास है या फिर बड़े बड़े जो है जाम हो गए हैं सब नोट, कहीं मार्केट में बहुत कम दिखाई देते हैं। तो सरकार का ये फैसला बहुत ही अच्छा है और हम इसकी सराहना करते हैं। आरबीआई ने अच्छा फैसला लिया है जो है 2000 की नोट बंद करके,
इसको पहले ही बंद कर देना चाहिए था। मेरे ख्याल से 6 महीना पहले भी बंद कर देते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। जो है बड़ी नोट का बंद होना ही ज़्यादा अच्छा है। जो है बड़ी की नोट वैसे भी मार्केट से ज़्यादातर मूव ही हो गई थी, मेरे ख्याल से थी नहीं। जो है बाकी ये है कि अच्छा संदेश जाएगा। जो है 2000 की नोट बंद ही हो जाए, ज़्यादा अच्छा है। 2000 के नोट के अचानक बंद होने के ऐलान से हर कोई भौचक्का हो गया है। देश के अलग अलग राज्यों से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। तो वहीं चंडीगढ़ के लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पहले नोटबंदी हुई तो लोग परेशान हुए, अब 2000 के नोट बंद होंगे तो लोग परेशान होंगे। परेशान तो आम जनता नहीं होना है, बड़े लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता। पहले तो हमारे पास तो 2000 के नोट बहुत टाइम हो गया, मार्केट में बहुत कम ही चल रहा है। लेकिन अपने पास जो भी होगा थोड़ा बहुत वो तो हम बैंक में जमा कर देंगे। लेकिन सरकार इतना तो टाइम देगी ना कि जैसे भी जिसके पास है। और वैसे तो ये अपने जो बड़े बड़े सेठ है, कारोबारी है जिनकी, उनके पास है। हमें तो उसका सोचना ही क्या है। पहले भी सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी थी कि जब 500 और 1000 का नोट बंद किया था कि आप इतने समय तक जमा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अभी भी वो गाइडलाइंस दोबारा चालू की जाएं और हम उसको फिर उसको हम जमा कराएंगे बैंकों में। जब नोट चला था जब से लोग कह रहे थे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये बंद हो जाएगा। इसलिए किसी ने ज़्यादातर इसका वही नहीं किया, जिस पे आ भी गए। लेकिन छोटे आदमी पे तो है ही नहीं ये नोट। ये तो सरकार को जी पहले भी सोचना चाहिए था। 2000 का नोट बहुत बड़ा नोट है, गरीब आदमियों के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे दुकानदार भाई हैं उनके लिए तो, और जो कारोबारी हैं बड़े, उनके पास 2000 के नोट होते हैं। गरीब